को इस हमले की पहले से कोई खुफिया इनपुट प्राप्त हुए थे? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? पहलगाम हमले में शहीद हुए नागरिकों और स्थानीय ड्राइवर माजिद खान के परिजनों को सरकार द्वारा क्या मुआवजा और सहायता दिया गई? क्या सरकार पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू कर रही है? क्या भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मांग रखी है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई नहीं करता, तब तक उसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न दी जाए? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और 21 भारतीय नागरिक शहीद हुए, यहां तक कि हमारे गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया, तब सरकार ने सीज फायर की अनुमति क्यों दी? क्या यह भारत की कूटनीति कमजोर नहीं दर्शाता? सभापति महोदया, मुजफ्फरनगर में हमारे जिला सचिव हैं भाई कामिल, उनके परिवार के 2 बच्चे भी इस हमले में शहीद हुए थे। क्या सरकार ये मानती है कि टीआरएफ द्वारा इस हमले में खासतौर पर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाना भारत में सांप्रदायिक द्वेष को बढ़ावा देने का प्रयास था? यदि हाँ, तो इसे रोकने हेतु सरकार ने क्या रणनीति बनाई? सरकार उस मुस्लिम पोनी ऑपरेटर को क्या सम्मान देगी जिसने अपनी जान देकर तीर्थ यात्रियों की रक्षा की? क्या उसे शहीद घोषित किया जाएगा? पाकिस्तान को हाल ही में आईएमएफ द्वारा $2 अरब से अधिक की सहायता राशि दी गई है। क्या भारत ने औपचारिक रूप से आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थाओं के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है? क्या सरकार ने जांचा है कि आईएमएफ या अन्य विदेशी मदद का कोई हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग तो नहीं हो रहा है? क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि पहलगाम हमले में खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल रहा है? यदि हाँ, तो कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? क्या सरकार स्पष्ट कर सकती है इतने भारी सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठन के सदस्य भारत में प्रवेश कैसे कर जाते हैं? क्या सरकार ये बताएगी पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा समीक्षा अंतिम बार कब की गई थी और उसमें क्या कमियां चिन्हित की गई थी? प्रधानमंत्री जी ने इस हमले के बाद पहलगाम का दौरा क्यों नहीं किया, जबकि देश भर में भावनात्मक उबाल था? क्या सरकार ने शहीद हुए नागरिकों के परिजनों को आर्थिक मदद व स्थायी सहायता प्रदान की? यदि हाँ, तो उसका विवरण सदन में प्रस्तुत करें। महोदया, सरकार के लोग सेना के सम्मान की बात करते हैं। इस घटना के बाद सेना के जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर जा रहे थे, ऐसी रेल दी गई उनको जिसकी हालत बड़ी खराब थी। सेना के जवानों ने मना कर दिया कि हम इस रेल में नहीं बैठेंगे। 4 दिन बाद बदलनी पड़ी। और सरकार के नेताओं की भाषा देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में किस तरह के शब्द यूज किए गए, इन पे भी हमें चिंता करनी चाहिए। देश की सेना के लिए मेरी मांग है महोदया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के वेतन को टैक्स मुक्त किया जाए, बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित, क्योंकि ये इस समय ऐसा विषय चल रहा है कि देश की सेना पे हमें गौरव है, गर्व है, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, मेरी मांग है कि बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए, गुर्जर रेजिमेंट, मेहतर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट बनाए जाए, क्योंकि देश का जो किसान का मेरा उसके अंदर देश का जो गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर देश प्रेम का जज्बा बहुत जबरदस्त है। अगर इनको मौका मिलेगा तो शायद पाकिस्तान छोड़िए, चाइना की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख ले। महोदया, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। भारत की आन पे जब आंच आती है तो जिस तरह इस बार प्रदर्शन हुआ, एकजुट रहा देश, सारा विपक्ष हो पक्ष हो सब एकजुट रहे, ऐसे हमें एकजुट रहना चाहिए। अगर हम एकजुट रहेंगे तभी हम आतंकवादियों से लड़ पाएंगे। महोदया, 1965, 71, 1999 के युद्ध में किसी भी अरब देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, लेकिन आज एक भी अरब कंट्री हमारे फेवर में नहीं खड़ी। क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी राजनीतिक जो भारतीय की लोकल राजनीति है, इसके चक्कर में क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे मित्रों को के मन में पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है? पाकिस्तान ने कहा और आपने मान लिया, और आपने सीज फायर का आज रक्षा मंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि महाराज हाथ जोड़ते हैं, छोड़ो, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद 10 तारीख को दोबारा से जो है ड्रोन उड़े और 15 लोग शहीद हुए, 43 लोग घायल हुए। हम अपने आम नागरिकों को क्यों, जबकि मान रहे हैं, मैंने रक्षा मंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये रोका गया, इसका मतलब हमें खतरा है कि दोबारा भी हमला हो सकता है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो हम अपने आम नागरिकों को और सेना के जवानों के जीवन को खतरे में क्यों डाल रहे हैं भविष्य में? क्या हमें इसके पुख्ता और परमानेंट इंतजाम नहीं करने चाहिए? जैसे अगर सरकार को, मैंने कई बार सुना सरकार के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको काम मिलता। पीओक्यू लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद
पीओ को इधर होगा, सरकार बन की जनता ने तो मौका दे दिया, कहां है पीओ के, क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? तो पहली सीढ़ी तो इस बार ही चढ़ गए थे। जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया था मोदिया, तो ऐसा लगा कि अगर देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इस बार, इसी बार। और फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। ले लेते, इससे अच्छा मौका किसे कैसे मिलता? पूरा देश एकजुट था। मोदी, मैं खत्म करूंगा, पूरा देश एकजुट था, इससे अच्छा मौका कहां था? लेकिन अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ले तो देश की गरिमा पे, संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला है। इसको हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। किसी की हैसियत नहीं है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ का 140 करोड़ देशवासी एकजुट खड़ा है और सबको जवाब दे सकता है। मोदी, आज खत्म करते हुए कहूंगा, अमरनाथ की यात्रा आ रही है अगस्त के फर्स्ट वीक में। चल भी रही है, नहीं चल रही। अनुराग भाई, आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आप ये नाराजगी मेरे ऊपर मत उतारो। आप लड़ो ना उनसे, आप लड़ो चेयर से, मुझे काहे को करना। खत्म हो रही है अमरनाथ की यात्रा, खत्म होने वाले, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन अंत में महोदय मैं कहूंगा, आम लोगों की जान भी गई, क्या सरकार ने उन परिवारों को मुआवजा दिया है? क्या उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं? जिन्होंने अपने परिवार खोए, जिन्होंने अपना घर का बेटा, पति, घर का कमाने वाला खो दिया, उनका भी तो अधिकार बैठता है। सरकार ने क्या मुआवजा दिया, इस बात की जानकारी भी सरकार को पटल पर रखनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए। और अंत में मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय सेना को और भारत के का जो प्यार है कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के भरसक प्रयास था कि यहां सांप्रदायिकता का माहौल बन जाए, लेकिन देशवासियों ने समझदारी दिखाई। और कश्मीरियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से कश्मीर के ऊपर जो ये इतना बड़ा इल्जाम लगा है, ये इल्जाम में कश्मीरी शामिल ना हो और ऐसे आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई। पता लगा है कि महादेव, ऑपरेशन महादेव हुआ है और यही पता लगा कि वो तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन मैंने अखबार में ये भी पढ़ा था कि वो जो मुख्य आरोपी था कुछ दिन पहले पाकिस्तान में था। कोई पिकनिक चल रही है कि उधर भी चले जाते, इधर भी आ जाते? क्या है बॉर्डर पे ऐसा? ये बताना चाहिए ना देश को। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और भारत की महान सेना को मैं बधाई देता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं। जय भीम, जय भारत। महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Madam Chairperson. Madam, first of all, on behalf of my party, RSP, I strongly condemn the heinous terrorist attack in Pahalgam, killing 26 innocent Indian people, Indian tourists, including a Nepali national. Madam, it is an undisputed fact that the massacre was with the aid and support of Pakistan, the resisted front TRF, a local outfit of Lashkar-e-Toiba. Madam, on 16 April 2025, the Pakistan Army Chief General Azim Munir delivered a highly provocative and communal speech advocating the two-nation theory. Just 6 days after the hatred communal provocative speech, the terrorist attack in Pahalgam taking the lives of 26 innocent people. And further, Madam, it is well evident that the Pakistan's terror sponsorship has become more evident when Pakistan Army has accorded military funeral to the dead terrorists, and the terrorist leaders have openly appeared in platforms with the political leaders. All this would go to show that the Pakistan is using their soil to promote the terrorism, and that is to be abolished, or that is to be finished by galvanizing the global support as far as India is concerned. Madam, I have no words to appreciate and congratulate the Indian Armed Forces in its precise and decisive attack in the terrorist camps in Pakistan and also in the Pakistan-occupied Jammu Kashmir, and targeting and destroying 9 terrorist camps and in the soil of Pakistan without even crossing the line of control. We salute the Indian Armed Forces in having a successful Operation Sindoor. Madam, Operation Sindoor is conceived as a punitive and targeted campaign to dismantle the terror infrastructure across the line of control and deeper inside Pakistan. India's retaliatory action in response to the Pahalgam terrorist attack was based on meticulous planning and intelligence-led approach which ensured minimal collateral damages.
It is significant to note that no women or children were targeted, reflecting the Indian Army's strict commitment to the ethical conduct. In response to the Operation Sindoor, Pakistan initiated series of retaliating drone and UCAV attacks targeting Indian airbase and logistic infrastructure. These attempts were neutralized by the India's comprehensive and multi-layered air defense architecture. Madam, the operation not only reaffirmed the India's military capabilities and technological superiority, but also showcased the restraint in warfare. Operation Sindoor was well planned, well executed, and well coordinated, and we could be able to give a strong message to the whole nation: zero tolerance to the terrorism. That is, actually, it is absolutely, I do agree that it is a success. But madam, when we talk about the success stories of the Operation Sindoor, we should critically analyze the failures which we have faced during the Operation Sindoor and the Pahalgam terrorist attack. I would like to flag three major failures on the part of the government or shortcomings on the part of the government. The number one is the intelligence failure. So most of the honorable members have already stated regarding this issue, but the most unfortunate Pahalgam attack took place when the US Vice President was on an official visit to India. When he is here, this attack took place, and the military intelligence as well as the state intelligence miserably failed in combating this terrorist activity in Pahalgam, and it is a total failure of the intelligence, both military as well as the state intelligence group. And the second failure is the tactical failure. Madam, India had declared immediately after the Pahalgam attack that it would pursue the perpetrators of the Pahalgam murders of 22 April to the ends of the earth. This was the word used, to the ends of the earth. TRF, the Desistant Front, LET claimed the responsibility of the murders. Indian investigating agencies have already identified four persons who are responsible and said the leaders of the Pakistan-based LET has masterminded the attack. That was also admitted. It is quite unfortunate to say that none of the perpetrators or the alleged masterminds were either injured or killed. TRF has not been eliminated even after Operation Sindoor. And the third one is the most important issue which I would like to say, that is a failure of Indian foreign policy. Madam, the foreign policy of this government during the last 11 years has failed to convert India's military gains into a sustained diplomatic advantage over Pakistan. That is a major allegation which I would like to make. Key international developments subsequent to the Pahalgam attack reveals a pattern of strategic setbacks, raising questions about the foreign policy of this government. Honorable Prime Minister's grand claim that India as Vishwaguru, that is a teacher to the whole world, and Vishwamitra, friend of the world, have become meaningless when it is tested by the crisis. Number one, Pakistan chairing the UN Security Council, Taliban Committee and the Vice Chair of the Counter-Terrorism Committee is a diplomatic blow to India. And this development is not only undermines India's efforts to portray Pakistan as the epicenter of the terrorism, but also raises concern that the Pakistan could use its position to push anti-India narratives in the international fora. B, the Trump's mediation in India-Pak ceasefire. See, consecutively, the President of America, Mr. Donald Trump, is claiming that the ceasefire has happened because of the personal involvement of American President. It is against the long-standing policy, foreign policy of India, that no third-party involvement in the case of the India-Pak in resolving the dispute between India and Pak. And even the Russian President, Sri Vladimir Putin, has also endorsed that this has happened because of the involvement of Mr. Donald Trump, the President of America. And the third one is regarding the Pakistan securing loans from ADB, IMF and World Bank. Most of the members have said, I'm not going to explain it. And the fourth one is the diplomatic setback at the UN. Madam, it may kindly say that India totally failed in its efforts to secure explicit condemnation of Pakistan-based groups for the Pahalgam attack. Pakistan, with the support of China, managed to block reference to specific perpetrators of UN Security Council statement, diluting India's claims. And another one is, the fifth one is strengthening the China-Pakistan ties. So Rahul Gandhi, in the last session, has very clearly cautioned the government. There is a nexus and
the ties between China and Pakistan. It is going to be a powerful bloc in this area that has to be taken care of. It was explicitly explained by Sri Rahul Gandhi. Unfortunately, the government has not taken care of it. Sir, now it has proved that it has practically, we have seen, China provided military and diplomatic backing to Pakistan, including critical defense system and public endorsement of Pakistan's sovereignty and territorial integrity when Operation Sindoor was happened at the time of the China statement, and the full support and endorsement from the part of the China is the nexus between China and Pakistan that is a threat to the Indian security for India is concerned. And the last one is the failure to secure international support in condemnation of Pahalgam. Madam, despite high-profile efforts, Indian government failed to secure explicit international condemnation of Pakistan for its alleged role in the Pahalgam attack and subsequent escalation. No significant country unambiguously supported Indian actions, neither in the neighborhood or in the wider world. While many countries condemned the terror attack in general terms, none directly censured Pakistan or supported India's call for blacklisting Pakistan at forums like Financial Task Force. Madam, the fact US President repeatedly claiming that the ceasefire is due to his personal involvement, and he declared the ceasefire more than 1 hour before India and Pakistan publicly acknowledged it. That is an insult to the India's sovereignty, and it has India's independent character. So, sir, madam, when we talk about all these successful achievements of Operation Sindoor, the entire opposition was with the government as far as the Operation Sindoor is concerned. So I would like to caution the government that you have to review the foreign policy of this government. This government has to restore the glorious past history of the foreign policy of our country. So, madam, I am concluding with 2-3 sentences. Let us not confuse retaliation with resolution. In the name of national security, government is losing the trust of the people in Jammu and Kashmir. Therefore, I urge upon the government not to just settle by celebrating the victory brought by the armed forces. The government shall galvanize the global diplomatic efforts and support to hold these 8 terrorism accountable so as to protect the security of our country. With these words, I conclude. Thank you very much, madam. माननीय सदस्य श्री थोल थिरुमावल 1G। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றுவதற்கான வாய்ப்பை நல்கிய தங்களுக்கு எனது நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். பஹல்காமில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலில் அப்பாவி பொதுமக்கள் 26 பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். அந்த தாக்குதலை வன்மையாக கண்டிப்பதோடு உயிரிழந்த 26 பேர் குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பாதிக்கப்பட்ட அந்த குடும்பத்தினரின் நலன்களுக்கு அரசு என்ன இழப்பீடு தந்தது என்கிற விவரம் தெரியவில்லை. அவர்களில் குடும்பத்தாருக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டதா என்கிற விவரமும் வெளியாகவில்லை. ஆகவே பாதிக்கப்பட்ட அந்த குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும், வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்பதை முதலில் ஒரு கோரிக்கையாக நான் முன்வைக்கிறேன். அந்த படுகொலையை தடுத்திருந்தால் நாம் பெருமைப்படலாம், இந்த அரசின் நடவடிக்கையை பாராட்டலாம். ஆனால் படுகொலை நிகழ்ந்துவிட்டது. 26 அப்பாவிகள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையிலே நாங்கள் துல்லியமாக தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறோம், திருப்பி தாக்கியிருக்கிறோம் என்று பெருமை பொங்க பேசுகிறோம். இதில் பெருமைப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று எனக்கு விளங்கவில்லை. மிகப்பெரிய நாடு, பாகிஸ்தானோடு ஒப்பிடுகிற போது பல மடங்கு வலிமையுள்ள ஒரு தேசம், 140 கோடி மக்கள் தொகையை கொண்ட ஒரு பெரிய நாட்டை மிக இலகுவாக அவர்கள் உள்ளே புகுந்து தாக்கிவிட முடியும் என்பதற்கு ஒரு சான்றாக இந்த பஹல்காம் தாக்குதல் மீண்டும் ஒரு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு விடப்பட்ட சவால்.
இது நாட்டின் மக்களுக்கு உள்ள பாதுகாப்பை அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கை. உளவுத்துறையின் தோல்வி, பாதுகாப்புத்துறையின் தோல்வி, ஆட்சி நிர்வாகத்தின் தோல்வி என்பதை சுய விமர்சனமாக முதலில் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் நம்மை மீண்டும் வலுப்படுத்துவதற்குரிய வாய்ப்பை உருவாக்கி தரும். வெளியுறவு கொள்கையும் தோல்வியடைந்திருக்கிறது என்பதைத்தான் இது காட்டுகிறது. காஷ்மீர் தொடர்பாக நாம் எடுத்திருக்கிற நிலைப்பாடும் தோல்வியடைந்திருக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த தாக்குதல் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது. அரசமைப்பு சட்டம் உறுப்பு எண் 370 நீக்கிவிட்டால் காஷ்மீர் சுதந்திர தேசமாக மாறிவிடும், பயங்கரவாதம் முற்றாக ஒழிந்துவிடும், பொதுமக்கள் அங்கே சுதந்திரமாக உழவ முடியும், சுற்றுலா வளர்ச்சியடையும் என்றெல்லாம் நம்முடைய அரசின் தரப்பிலே சொல்லப்பட்டது. 370 நீக்கப்பட்டது. ஆனால் என்ன நிலை? அதன் பிறகுதானே இந்த தாக்குதல் நடந்திருக்கிறது. அரசு நமக்கு பாதுகாப்பு தரும் என்கிற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தானே பொதுமக்கள் சுற்றுலா பயணம் மேற்கொண்டார்கள். ஆனால் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் ஊடுருவியது எப்படி? அதை தடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது எப்படி? எல்லையோரத்தில் தொடர்ச்சியாக பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்கிற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தானே பொதுமக்கள் பெஹல்காமுக்கு வந்தார்கள். அந்த இடத்திலே பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் இல்லாமல் போனது எப்படி? அந்த இடத்திலே தாக்குதல் நடத்தியவர்களை தடுத்து எதிர்த்து போராடிய குதிரை ஓட்டித்தான் அந்த இடத்தில் பலியாகி இருக்கிறானே தவிர நம்முடைய ஆர்மி பாதுகாப்பு படையை சார்ந்த வீரன் யாரும் அதிலே பலியாகவில்லை. இது மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது, கேள்வியை எழுப்புகிறது. ஆகவே காஷ்மீர் தொடர்பாக இந்த அரசு எடுத்த நிலைப்பாடு படுதோல்வி அடைந்திருக்கிறது. அரசமைப்பு சட்டம் உறுப்பு எண் 370 நீக்கப்பட்டது, படுதோல்வி அடைந்திருக்கிறது என்பதை ஒப்புக்கொண்டு காஷ்மீர் ஜம்மு மாநிலத்திற்கு மீண்டும் மாநில அந்தஸ்தை வழங்க வேண்டும் என்று அரசுக்கு நான் வேண்டுகோள் விடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த பயங்கரவாத தாக்குதலால் இப்போது சுற்றுலா அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுற்றுலா மூலம் மட்டுமே பெரும்பான்மையான வருமானத்தை கொண்டிருக்கிற மாநிலம் ஜம்மு காஷ்மீர். இன்றைக்கு அதனால் ஏற்பட்டிருக்கிற பாதிப்பை ஈடு செய்யும் வகையில் நம்முடைய மைய அரசு, ஒன்றிய அரசு சிறப்பு பொருளாதார உதவியை ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலங்களுக்கு வழங்க வேண்டும், மாநிலத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். 2023-2024 ஆண்டிய டிஃபென்ஸ் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி, அந்த நிலைக்குழு இது தொடர்பான ஆய்வை செய்து விமானப்படையில் போதிய விமானங்கள் இல்லை, விமானப்படை மேலும் நவீனமயப்படுத்தப்பட வேண்டும், இன்னும் பைலட்டுகள் விமான ஓட்டிகளின் எண்ணிக்கையை பெருக்க வேண்டும் போன்ற பரிந்துரைகளை வழங்கியது. ஆனால் இதுவரையில் அது குறித்து அரசு எந்த முயற்சியையும் மேற்கொள்ளவில்லை. ரஃபேல் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் கூறுகிறது. நாம் சொல்லுகிறோம் அவர்களை துல்லியமாக தாக்கினோம், அந்த பயங்கரவாதிகளின் பதுங்கு முகாம்களை அழித்தோம் என்றெல்லாம் பெருமை பொங்க சொல்லுகிறோம். பாகிஸ்தான் அரசும் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது. ஸ்ரீநகர், ஜம்மு, பூஜ், பத்திண்டா போன்ற பல பகுதிகளை சுட்டிக்காட்டி இங்கெல்லாம் நாங்கள் தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறோம், ரஃபேல் விமானங்கள் 2 விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்தியிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். இது எது உண்மை என்பது நமக்கு தெரியவில்லை, பொதுமக்களுக்கு புரியவில்லை. ரஃபேல் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது உண்மையாக இருந்தால் அந்த விமான தொடர்பாக நடந்த ஊழல் குறித்த விசாரணை தேவைப்படுகிறது. ரஷ்யாவை மட்டுமே ராணுவ தளவாடங்களுக்கு நம்பியிருப்பதை அரசு கைவிட வேண்டும். இன்னும் பல நம்பிக்கைக்குரிய நாடுகளோடு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கொண்டு அந்த ட்ரோன் போன்ற தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துவதற்கு, விமானங்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவதற்கு அரசு முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். சர்வதேச அரங்கில் இந்திய தேசத்தின் நன்மதிப்பு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் பெஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலை எத்தனை நாடுகள் கண்டித்திருக்கின்றன? அமெரிக்க அரசின் நிலைப்பாடு என்ன? அந்த நாட்டின் ராணுவ அதிகாரியை அழைத்து அவர் விருந்து கொடுக்கிறார். அதற்கு என்ன பொருள்? இந்தியா எங்களுக்கு ஒரு பொருட்டு இல்லை என்று ட்ரம்ப் வெளிப்படையாக சொல்லுகிறார். இந்த போரை நான் தான் நிறுத்தினேன், இந்திய அரசு நிறுத்தவில்லை என்று சொல்லுகிறார். நம்முடைய இறையாண்மையை கேள்விக்குள்ளாக்கக்கூடிய அமெரிக்க அரசை எதிர்த்து நாம் என்ன நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறோம்? அங்கே சட்டவிரோதமாக தங்கியிருக்கிற இந்திய குடிமக்களை கால்விலங்கு கைவிலங்கு போட்டு விலங்குகளை விட மோசமான முறையிலே கொண்டு வந்து இங்கே இறக்கினார்கள். ஒரு வார்த்தை அமெரிக்காவை நாம் கண்டிக்கவில்லை. ஆக நம்முடைய அரசின் வெளியுறவு கொள்கை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பது வெளிப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் ஒன்றை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். வெளியுறவு கொள்கையில் நமக்கு
பெரும் தோல்வி அடைந்திருப்பதை போல உள்நாட்டில் நாம் மக்கள் ஒற்றுமை குறித்து கவலைப்படாமல் இருக்கிறோம். இங்கே மதவாத அடிப்படையில் முஸ்லிம் வெறுப்பையும் கிறிஸ்தவ வெறுப்பையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்க செய்கிறோம். நம்மிடையே ஒற்றுமை இல்லை என்பது சர்வதேச அரங்கில் தெரிகிறது. ஒற்றுமை உருவாக்குவதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். வெறுப்பு அரசியலை கைவிட வேண்டும். குறிப்பாக முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு அரசியலை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய வகையில் துருக்கிக்கு எதிரான நடவடிக்கை இந்த அரசு மேற்கொள்கிறது. சீனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவில்லை. இது முஸ்லிம் வெறுப்பை வெளிவிவகார கொள்கையிலும் நாம் உட்படுத்துகிறோம் என்பதை காட்டுகிறது. எனவே மதவாத அரசியலும் நம்முடைய தேசத்தின் பாதுகாப்புக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது. இந்த வெறுப்பு அரசியலை அரசு கைவிட வேண்டும். உள்நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமையை மேம்படுத்த வேண்டும். வெளிவிவகார கொள்கையில் ஒரு நாட்டை மட்டுமே சார்ந்திருக்காமல் நாம் அனைத்து சர்வதேச நாடுகளோடும் நல்லிணக்கமான உறவை பேண வேண்டும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். धन्यवाद मैडम चेयरपर्सन। आज भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर अभियान जो चलाया गया, इस विषय पर जो आज सदन में चर्चा चल रहा है, इस पे कुछ विषय मैं रखना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन 26 भारतीयों को मैं आज इस सदन के माध्यम से पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और 22 अप्रैल को जो भी पहलगाम में इस बर्बरता हुई, इस घटना का भी मैं निंदा करता हूँ। फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिसाइसिव लीडरशिप में भारत के तीनों सेना बल के जो अतुलनीय साहस, शौर्य, वीर्य, जिनके कारण ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बड़ी एक सफलता प्राप्ति हुई है। और इस सफलता ने कई विषय को इस सदन के माध्यम से हम जनता को, भारत के हर नागरिक को मैं कहना चाहता हूँ, ये भारत अजेय है, ये भारत अपराजय है। भारत को कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और आज का समय है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुशासन का, और हमारे जो सैन्य बल है, तीनों सैन्य बल ने जो बहादुरी दिखाया है इस ऑपरेशन के माध्यम में, मैं उस सैन्य बल को नमन करते हुए, सैल्यूट करते हुए भारत रत्न सुधाकांत, आसाम के सुसंतान डॉक्टर भूपेन हजारिका का एक पंक्ति उनके सम्मान में मैं बोलना चाहता हूँ। प्रति जवान रक्तरे बिंदु हल हाहाहर अनंत बिंदु, हे हाहाहर दुर्जय लहरे जासिले प्रतिज्ञा जयरे। ये जय का प्रतिज्ञा था भारत के सेना का, हर भारतीय का। और हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने विजय भी हासिल किया है। मैडम चेयरपर्सन, हम जानते हैं देश 1947 में आज़ाद हुआ है और आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। 1947-48, उसके बाद 1965, उसके बाद 1971, उसके बाद 1999 और अभी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने सभी में विजय हासिल किया है, लेकिन जो अपोजिशन बेंच के कुछ हमारे बंधुओं ने कुछ जो लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, उनका जो क्रेडिट लेना चाहते हैं वो क्रेडिट ले, हमारा कुछ इसमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन
1947-48 के लड़ाई में भारत ने कश्मीर के 1/3 जमीन खो दिया है। इसका जवाब ऑपोजिशन कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने इस सदन में भारत ने क्यों 1/3 ऑफ द कश्मीर लैंड खोया, उसका जवाब कांग्रेस के हमारे सांसद लोग इस सदन पर दे सकता है। क्या कांग्रेस इस लड़ाई में, उस लड़ाई में जो भारत ने खोया है, उसके लिए दुख व्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए शरीक मांग सकते हैं भारत के जनता के प्रति? कांग्रेस का यह साहस नहीं है। उसके बाद मैडम चेयरपर्सन 65 में वार हुआ, 71 में जो वार हुआ मैडम चेयरपर्सन, वो सबसे महत्वपूर्ण है। 71 में जो लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, 71 में बांग्लादेश बना। भारत के सेना, भारत के उस समय के शासक सभी हम उस लड़ाई में जीतने के लिए हमने सब कुछ दांव में लगा दी। हम लड़ाई जीते भी। 90,000 पाक आर्मी ने हमारे पैर के सामने घुटना टेकने को मजबूर हो गया था। लेकिन बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश भारत के लिए, पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष करके आज एक सिर दर्द बन गया मैडम। आज बांग्लादेश 71 के बाद पूरे भारत, विशेष करके पूर्वोत्तर, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार जैसे प्रदेशों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आज वहां के डेमोग्राफी को भारी एक परिवर्तन, एक बड़ा एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। आज उस डेमोग्राफिक चेंज के कारण आज एक के बाद एक जिला, असम के, बंगाल के, बिहार के, आज वहां पर जो मेजॉरिटी है हम लोग, वहां हम लोग माइनॉरिटी बन रहा है। मैडम चेयरपर्सन, बांग्लादेश बना। बांग्लादेश का बनने के बाद भारत को जो नुकसान सहना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। कि कांग्रेस पार्टी के उस समय के शासक, उस समय के शासन अपने वहां के बांग्लादेश माइग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में शामिल करना, उसको राशन कार्ड देना, उसको जमीन का पट्टा देने का कोई पाप किया है, अपराध किया है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। उसका भी जिम्मेदारी कांग्रेस को लेना पड़ेगा। मैडम चेयरपर्सन, मैडम चेयरपर्सन, आज तो एलओपी भी नहीं है, डेप्यूटी एलओपी भी बाहर है। डेप्यूटी एलओपी जब भाषण दे रहा था पाकिस्तान में, मैडम चेयरपर्सन, आज मीडिया में उनका न्यूज बज रहा था। मैडम चेयरपर्सन, पाकिस्तानी मीडिया में, मैं उसका फोटो भी, आप मांगेंगे तो फोटो, उसका पूरा रिकॉर्ड डाटा मैं आपके सामने मैं जमा कर सकता हूं। पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोल रहा है? भारत के संसद का हाल देखिए। भारत के सांसदों ने भारत के जो प्रधानमंत्री, भारत के जो सामरिक जो शक्ति है, उसके खिलाफ, उसके विरोध में या उसको नकारने का जो प्रयास आज हमारे ही विरोधी दल के सांसद यह कर रहा है, क्या मैडम चेयरपर्सन ये देश के लिए दुख का विषय नहीं है? ये देश के लिए सोचने का विषय नहीं है? पाकिस्तान के मीडिया में हमारे देश का संसद में आज क्या हो रहा है, संसद का वक्तव्य क्या दे रहा है? आज हमारे डेप्यूटी एलओपी बड़ा भाषण देकर के गया है, लेकिन मैं डेप्यूटी एलओपी को बोलना चाहता हूं, उस डेप्यूटी एलओपी का भी विरोध में असम गवर्नमेंट में स्पेशल टास्क फोर्स एसआईटी का गठन कर चुका है। किस लिए? मैडम चेयरपर्सन, ये डेप्यूटी एलओपी का, उनका जो मैं आज बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि एसआईटी बनाई है इस कारण के लिए। डेप्यूटी एलओपी का जो वाइफ है वो पाकिस्तान का पेरोल में काम कर चुका है। 19 बार 19 टाइम्स डेप्यूटी एलओपी पाकिस्तान गया है मैडम चेयरपर्सन। और यहां आकर के
पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है इनका, डबल स्टैंडर्ड नहीं सहेगा। मैं तथ्य के आधार पर बोल सकता हूं मैं, मैडम चेयरपर्सन, इस डेप्यूटी एलओपी कांग्रेस पार्टी का आज उनके खिलाफ जो एसआईटी गठन किया असम गवर्नमेंट ने, उसका भी परिणाम आएगा 10 सितंबर को। मैडम चेयरपर्सन, हाउस को ऑर्डर में लाइए, ऐसा नहीं चलेगा। वो भाषण झाड़ के चला गया, हम तो उनका सुना पूरा, हमने उनको पूरा सुना। कोई ऐसा विषय होगा तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, प्लीज बैठिए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मैडम हाउस को ऑर्डर में लाइए, पहले हाउस को ऑर्डर में लाइए। ये कोई मैं गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के बारे में बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बोल रहा हूँ मैडम चेयरपर्सन। दिया जाएगा कार्रवाई से। मैडम चेयरपर्सन, ये लोग को मिर्ची लगेगा, मिर्ची जरूर लगेगा। जो सत्य पे है, जो सत्य बोलता है, वो उनको सहन नहीं होता है। जो सच है उसको हजम नहीं होता है कांग्रेस पार्टी को। आप देखिए ये सब विषय जो है मैडम चेयरपर्सन, इनको हजम करना है। मैडम चेयरपर्सन, मैं फिर से एक बार आप बैठ जाइए। आप जब बोल रहे थे हम पूरा सुन रहे थे मैडम चेयरपर्सन, पूरा सुन रहे थे। सुनने का ताकत दिखाओ, सुनने का ताकत दिखाओ, सत्यों को सुनने का क्षमता दिखाओ। जो सत्य है वो मिटा नहीं सकता है, जो सत्य है हमेशा वो सत्य ही रहता है, उसको मिटा नहीं सकता है। रिकॉर्ड में कोई ऐसा शब्द है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। आपके जमाने में क्या हुआ है, आपको शर्म होना चाहिए। आपका जब पहला सरकार बना तब हमारे 1/3 लैंड कश्मीर के पाकिस्तान के ऑक्युपाइड हो गया, पीयू के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया है। आपको शर्म करना चाहिए, क्यों शर्म नहीं आप लोगों को? शर्म करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बैठिए, आप लोग को भी बोलना है। आप बैठिए, ऐसे वेल में आने से प्रोटेस्ट करने से सत्य थक नहीं जाएगा, सत्य ही रहेगा, सत्य और उजागर होगा। ऐसा नहीं होता है मैडम चेयरपर्सन, ये इनका आदत है। देश के खिलाफ वो कुछ यूनिवर्सिटी बने हैं ना, देश के खिलाफ वो यूनिवर्सिटी का कुछ फैन भी है। ऐसा शब्द है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। प्लीज बैठिए, इस देश पे प्लीज बैठिए। इसीलिए मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ मैडम चेयरपर्सन, थोड़ा सा हजम कीजिए। हम भी हजम किया है, देश के स्वार्थ में, भारत के हित में कभी कुछ हजम करना भी सीखना चाहिए। मैडम चेयरपर्सन, मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डिसाइसिव लीडरशिप है, भारतीय सैन्य बल का जो शक्ति सामर्थ्य है, उसको फिर सैल्यूट करता हूं। और साथ ही में कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन से विनती करता हूं, जे आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी सुन के अगर वो आउट करना है तो कीजिए, कोई इशू नहीं। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो जल्दी भारत का हिस्सा बनेगा। काम सुन के सीख लो, वो जल्दी बनेगा भारत का हिस्सा। आपको भारत को टुकड़ा करने का आपका मंशा है, उस मंशा को भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार कभी वास्तव में इसको स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास जो है वो भी भारत के साथ विलय होगा, ये पक्का भारतवासियों का संकल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। फिर लास्ट में मैं एक बार इकबाल साहब का वो कविता सुना करके खत्म करता हूँ। सारे जहां से अच्छा सुन लो भाइयों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुली है इसी की, यह गुलिस्तान हमारा। आप लोग भी हमारे साथ में शामिल हो जाइए, आप लोग भी शामिल हो जाइए। ज्यादा दिन आपको और इधर बैठने का जरूरत
नहीं है। अब बहुत साल बैठना पड़ेगा, माननीय 20-25 सदस्य साल हनुमान मिनिमम तो बेनीवाल जी। बैठना ही पड़ेगा। थोड़ा जल्दी आप लोग हमारे तरफ में आ जाइए, तो देश को एक साथ हम आगे बढ़ाने का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हम सब सभापति जी, प्रयास। दिलीप भाई सबसे कब पहले बन रहे हैं? पूछो, सिर्फ पूछ लो, पीओके कब ले रहे हो? यहीं से शुरू करो। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सदन के अंदर आज पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा रखी इस तरफ और हमें बोलने का अवसर दिया। अब आएगी बात। जिस तरह का वाद विवाद चल रहा था, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग। हाँ, और 5 दिन लगातार सदन बाधित रहा, पूरा देश देख रहा है। उसके क्या कारण थे? अगर यही होना था ये तो पहले ही दिन हो जाता, फिर 5 दिन बाधित क्यों रहता सदन? पूरे देश का जवान, किसान, हर व्यक्ति हमसे जवाब मांग रहा है कि आप दिल्ली हो, हमारा मामला उठाया कि नहीं उठाया, बेरोजगारी का मामला उठाया, किसान का उठाया, जवान का। निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद दूंगा, अध्यक्ष जी को और हमारे पक्ष विपक्ष सबको, कि आखिर सदन ऑर्डर के अंदर आया और आज इस महत्वपूर्ण विषय पे ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेके हर भारतीय के मन के अंदर ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खुली चर्चा होनी चाहिए। आज सदन के विद्वान सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। सभापति महोदय, निश्चित रूप से 26 लोगों की 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में धर्म पूछ के हत्या की, वो निंदनीय कृत्य था। और उस पल जितने भी टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे इस खबर को देखा, हर घर के अंदर रुदन था। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब एक ही बात कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ, हम आज भी सुरक्षित नहीं हैं। मोदी जी ने 11 साल जो हमें सुरक्षा की गारंटी के नाम पे वोट लिया और ये बात कही कि हमारी सरकार अगर एनडीए की आई तो हम शहादत नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान सुरक्षित होगा। और 26 लोगों की, रुको यार, क्या कर रहे हो, रुको तो एक बार। बोलो बोलो। जिस तरह सभापति जी चुप कराइए इनको। जिस तरह 26 लोगों की निर्मम हत्या की, जिन महिलाओं के सामने, जिनकी नई नई शादी हुई, उनके पति की हत्या की, बच्चों की, महिलाओं की, और ये घृणित करते पाकिस्तान द्वारा जिन आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, जिस आतंकवाद का पोषण पाकिस्तान कर रहा है, और उसके आतंकवादियों द्वारा पहलगाम के अंदर ये दहशतगर्दी की गई। दुर्भाग्य से हमारे सिस्टम के अंदर भी कोई चूक रही होगी सभापति महोदय, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पहलगाम नहीं है, लेकिन वहां तक ये आतंकी कैसे पहुंचे? क्या अपना खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया? और वहां इतनी संख्या में अगर पहलगाम के अंदर पर्यटक आते हैं तो सुरक्षा के क्या इंतजाम आपके थे? आप 10, 15, 20 लोग लगा सकते हो। और हमला होने के बाद कितनी देर बाद लोग वहां पहुंचे, स्थानीय लोगों ने मदद करी, आपके मिलिट्री के लोग बहुत लेट पहुंचे। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। पूरा देश उस दिन रोया था और मोदी जी को बार बार यही कह रहा था कि अब कब जगोगे, कब उठोगे? आप तो कह रहे थे कि पीओके पे कब्जा कर लेंगे, आपको 303 दी, आपको 350 दी, अब की बार भी 300 पार कराया एनडीए को। आखिर कब करोगे? आपका तो नारा ही ये था कि पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। लगातार आपने 14, 19 और 24 के अंदर ये बात कही। हर हिंदुस्तानी के मन के अंदर एक ही बात थी कि अब की बार पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा। निश्चित रूप से इजराइल जैसे छोटे देश जो अपनी लड़ाई खुद के दम पर लड़ रहे हैं, 140 करोड़ का भारत देश, जिसकी सेना विश्व के अंदर सबसे मजबूत सेना है। जब भी सेनाओं की बात आती है तो कारगिल युद्ध के दौरान 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे अगर 50 किलो गोला बारूद लेके 47 लेके इस विकट परिस्थितियों के अंदर पहाड़ी पे चढ़ते हुए लड़ाई किसी ने लड़ी तो हिंदुस्तान की सेना ने लड़ी, वो जाट रेजिमेंट के हमारे जवानों ने लड़ी। ये अमेरिका के अखबारों के अंदर छपा था। सभापति महोदय, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 22 अप्रैल
को घटना घटित हुई और 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। 2 दिन चला, आपने कहा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और देश के मीडिया ने यह कहा कि कराची पहुंच गए, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में झंडा फहराने वाले। तो हमने लगा हो गया काम, पाकिस्तान तो सुबह तक आ जाएगा। और आपने नाम भी सिंदूर रखा, ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा ही लग रहा था भाई जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ये हो गया, अरे हाँ समझ, सिंदूर का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का, आप रुकिए साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया तो मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो, तो नहीं बोले और क्या। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई, बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। तो मेरा सभापति जी एक ये था कि अपन इस सदन के अंदर चर्चा कराएं, सारी बातें, वाद विवाद, हंसी मजाक भी चली, आरोप प्रत्यारोप भी चले, लेकिन जिस तरह का आरोप, अब तो आप सभापति की चेयर पे बैठे हैं, आपके पूरे आरोप शायद इन्होंने सुने नहीं, मैंने सुन लिए थे, समझ लिए थे, मैं वापस नहीं बताऊंगा जो आपने क्या कहा था। सभापति जी, जो दुर्भाग्य था कि आतंकवाद कोई नया नहीं हिंदुस्तान के अंदर, पहले भी लगातार चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, आतंकी तो लोकसभा के अंदर घुस गए थे। लोकसभा के अंदर अगर थोड़ा सा आगे आ जाते और हमारे उस समय वो लोकसभा के जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवान सादत नहीं देते तो कितने एमपी मारे जाते। उससे पहले भी लोकसभा, क्या हो गया? बोलने दो ना, दो एक मिनट बोलने दो, अभी है कुछ। एक तो मेरी बात सुनो, 10:30 11 बजे बुलवा रहे हो आप, ठीक है, खबर तो अखबार में छपनी नहीं, ये तो तय है, सिर्फ सोशल मीडिया से काम निकलेगा। और हम ये बैठे हैं, इसका मतलब हम मजबूत लोग हैं जो सेना के सम्मान के अंदर रात को 12 बजे भी हाउस के अंदर बैठे हैं। हाउस में अभी 150 से ज्यादा संख्या नहीं होगी सांसदों की, लेकिन हम सेना के सम्मान के लिए यहाँ बैठे। सभापति महोदय, हम 2-3 जो प्रमुख हमारी चीजें हैं, एक तो घुसपैठ कैसे हुई, इस मामले के अंदर जांच होनी, आखिर घुसपैठ कैसे हुई, उसकी जांच क्या रही। ऐसा नहीं हो गया यार सब कुछ ठीक है, भाषण दिया चलते, पर देश जानना चाहता है। और अभी सोशल मीडिया का जमाना, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। एक मेरी मांग रहेगी कि अग्निवीर जो योजना आप लाए, उसके बाद सेना का मनोबल गिर गया। मेरी मांग रहेगी, आप मिनिस्टर लोग बैठे हैं यहाँ पे, इस अग्निवीर को समाप्त करें, क्योंकि अगली बार अगर कोई बात हो गई तो फिर मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा, आपको पता ही नहीं है आप कौन से सेना में जाते हो, मैं तो जाति से आता हूँ, जिस जाति के सबसे ज्यादा लोग सेना के अंदर जाते हैं और सबसे ज्यादा साथ देते हैं। अब लोग व्यापारी लोगों के पता सेना क्या होती है। तो मेरी मांग है कि अग्निवीर को समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराएं। और इसके अंदर जब प्रधानमंत्री जवाब दे तो सिंदूर क्यों नाम रखा, सिंदूर कहां भरा, इस बात का भी पूरा प्रधानमंत्री के जवाब के अंदर धन्यवाद। हम सब सेना को सैल्यूट करते हैं। एक मिनट सर सुने, सेना को हम सैल्यूट करते हैं और इसके अंदर जो लोग सीज फायर श्री बालासोरी वल्लभ जो लोग मारे गए उनको भी हम नमन करते हैं, उन लोगों का उनको, और सेना हमारी मजबूत है। आप स्टार्ट कीजिए जी, बालासोरी जी आप स्टार्ट कीजिए। Thank you, sir, for giving me the time to speak on this very important issue. At the outset, on behalf of my Janasena party, my party president, Sri Pawan Kalyan Garu, Honorable Deputy CM of Andhra Pradesh, express my deepest condolences to the families who lost their loved ones in the terrorist attack April 22nd in Pahalgam. No words can truly capture the depth of these losses. This was not just an attack on the individuals, it was an attack on humanity. With immense pride and honor, at the very first, I salute the bravery and precision of the defense forces who launched Operation Sindoor and my NDA government for the bold step. With reference to great Hindi poet Dinakar ji, Pawan Kalyan Garu quoted his 2 lines. Veerta
जहां पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहां पर नहीं स्वाद की जय है, and we showed our bravery teaching our enemy in their own language. Sir, it was a well-planned mission targeting 9 major terrorist camps with minimal collateral damage. Our intention is to only destroy terrorist camp. This operation was a shining example of coordination among the Indian armed forces under the decision leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. I also appreciate the government of India for taking a bold steps, including for suspension of the Indus Water Treaty, which governs the distribution of water between India and Pakistan. Such action will be strengthened Indian efforts to isolate Pakistan globally for continued patronage of the terrorism, showing no regard for international peace. The International Committee stood by India in the aftermath in this heinous attack. The UK Foreign Secretary, Mr. David Cameron, stated that India has every reason to be outraged. Russia called for peace, but clearly commended all forms of terrorism. Nations including Israel, the USA, Saudi Arabia, and the USA expressed their strong support for India's position. The United Nations also condemned the attack. In a firm statement, the UN stressed the need to hold the perpetration, organizations, financiers, and sponsors of these reprehensible acts of terrorism accountable and bring them to justice. Indians' matured and strategic response, backed by the international support, including from the European Union, demonstrate the strength of our democracy and our commitment of global peace and security. Thank you, sir. श्री उमेश भाई पटेल जी। उमेश भाई पटेल जी, प्लीज स्टार्ट। माननीय महोदय जी, मैं आज ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सर्वप्रथम मैं हमारी सेना को एवं हमारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर को एक सफल बनाने के लिए हमारी सेना को दिल की गहराइयों से नमन और वंदन करता हूँ एवं ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीरों एवं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सभी निर्दोष एवं मासूम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा परमेश्वर उन सभी की आत्माओं को परम शांति प्रदान करे। हमारी भारत की भूमि हमेशा से वीरों और वीरांगनाओं की भूमि मानी गई है। हमारी भारत भूमि हमारे कोली समाज की झलकारी बाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं की अदम्य साहस व शूरवीरता एवं पराक्रम की साक्षी रही है। और इस बार भी हमारी सरकार ने फिर से हमारी बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी व विंग कमांडर व्योमिका सिंह और उनकी टीम के जरिए वही साहस, वीरता एवं पराक्रम से दुनिया को परिचित कराया है। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को पता चला है कि हमारी बेटियां भी हमारे बेटों से कम नहीं है और मेरा तो मानना यह है कि हमारी बेटियां बल्कि बेटों से भी आगे है। महोदय जी, हमारे भारत ने कभी भी किसी पर युद्ध थोपा नहीं है। हमारा देश कभी भी युद्ध का पसदार नहीं रहा है, बल्कि हमारा देश सभ्यता और संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की मानने वाली रही है। हमारा भारत हमेशा से अमन और शांति का प्रहरी रहा है, किंतु जब जब किसी ने गुस्ताखी कर हमारी भारत माता को लहूलुहान करने की कोशिश की है, तब तब हमने एकजुट होकर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसका इतिहास साक्षी है। वह सन 1947 से 48 हो या 1965 या 1971 या फिर 99 का कारगिल युद्ध या फिर 29 सितंबर 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हो, गुस्ताखी करने वालों को हमने हर बार उनकी औकात दिखाते हुए उनको घर में घुसकर मारा है। इतना ही नहीं, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बना डाला था और अब फिर से वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का कायमी इलाज करने का। पीओके हमारा था, है और हमें जल्द से जल्द हमारे साथ ले लेना चाहिए।
और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर पाकिस्तान के हर प्रांत को आजाद देश बना देना चाहिए, जैसे हमने बांग्लादेश बनाया था, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूच लोगों को उनकी आजादी में खुला सहयोग देकर बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को भी आजाद कराकर एक बलूचिस्तान देश बनाकर की जानी चाहिए। पाकिस्तान को ऐसे ही सबक मिलेगा। साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि इस युद्ध में कौन कौन देश हमारे साथ थे, कौन कौन देश पाकिस्तान के साथ थे, जिन्होंने हमारे विरोध पाकिस्तान को साथ दिया है। इनके खिलाफ भी हमें कड़क रुख अपनाने की जरूरत है। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो हमारे साथ उलझने की हिमाकत करे, पर चाइना उसे चाबी भरता रहता है। और जो इस वक्त भी हमने देखा है, तुर्की एवं चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का सहयोग किया है और वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान को साथ देने वाले तुर्की एवं चाइना जैसे देशों के साथ व्यापार सहित के हर प्रकार के संबंध पूरी तरह से समाप्त कर देने चाहिए। माननीय महोदय जी, मैं एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए हमारे देश के वीर सेना एवं भारत सरकार को शुभकामनाएं एवं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं हराया, बल्कि हमने तुर्की एवं चाइना जैसे देशों को भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से धूल चटाई है, जो पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल कर हमारे विरुद्ध लड़ रहे थे। और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री आगा रहोल्लाह मेहदी जी। बहुत देर के बाद जी, शुक्रिया। ऑनरेबल चेयरपर्सन, मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से उन सभी घर वालों को, इस मुल्क के शहरियों को ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ जिनका बेगुनाह खून बहाया गया और बेगुनाह उन्हें कत्ल किया गया। और उम्मीद है कि खुदावंद ताला उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाए और जल्द ही पहुँचाए। जम्मू कश्मीर की आवाम और कश्मीर की आवाम बिलखुसूस इस दहशतगर्दी के वाक़े से उसी हद तक नफ़रत करते भी और जाहिर भी किया जिस हद तक इस ऐवान ने आज जाहिर किया, बल्कि उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर ने इस दहशतगर्दी का एहसास किया। और वही वजह है कि कश्मीर की आवाम उस वाक़े के बाद ही मस्जिदों से बाहर आई, दुकानें बंद की, तिजारतें बंद की, बिजनेस बंद किया, रूटीन लाइफ बंद की और इस कत्ल नाहक के खिलाफ सरापा एहतजाज हुए। क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम और कश्मीर की आवाम बिलखुसूस खून के बहने को जानती है, कत्ल होने को जानती है, उन घरों पे क्या बीतती है उस एहसास को समझती है। इसीलिए बिला शर्त शुरू इंसानियत के हवाले से, हम शहरी होने के हवाले से, बेगुनाह होने के हवाले से जम्मू कश्मीर के आवाम ने जो जिम्मेदारी का एहसास किया और जिम्मेदारी निभाई, इस वाक़े के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकले, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकले। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, कश्मीर के आवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर की आवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाक़या हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है, आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज़ तरीके से हटाया। आज भी पुलवामा के हवाले से लोगों को, कश्मीर के लोगों को जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रैवल करते हैं, उनको हर रोज़ गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज़ उनकी गाड़ियों को रोका जाता है हर 5 किलोमीटर के बाद। पहलगाम का वाक़या हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर। किस कानून के तहत? 2000 से ज्यादा लोग, हमारे बच्चे दूसरे दिन से उठाए गए, उनको बदनाम किया गया, जेलों में रखा गया। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया, 11 से ज्यादा
केसेस है वायलेंस के, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक यह बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए? इस साने के बाद 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, बेगुनाह घरों में, यह कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? क्या जम्मू कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए? क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे आप बैठिए, बात करने दीजिए, आप बैठिए, बात करने दीजिए, बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और यह कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए? 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए, ये कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। तो यही चाह रहा दुनिया को दिखाए, यही चाह रहा तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ पे? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? तो यही हकीकत अपनी बदला है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं वाद विवाद में नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल सबसे पहले अपने उस पराक्रमी सेना के लिए जिन्होंने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। भले ही हमारे नीति ने उनके पराक्रम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया, लेकिन हम सब का जीवन, मन, धन, सेना के आजीवन उनके परिवार के प्रति समर्पण। जो भाई बहन, जो हमारे परिवार के लोगों ने इस देश के 26 शहीद को हम लोगों ने खोया, हृदय की गहराइयों से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथ साथ कश्मीर के उन आवाम को जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में हमेशा शहादत दी है हर मोर्चे पे, मैं उस परिवार को, उस पिट्ठू भाइयों को, उस घोड़े वाले को, सभी आवाम को जिन्होंने पूरे देश के उस पहलगाम में हमारे बच्चे भाइयों की हिफाजत की, उसको दिल की गहराइयों से पूरे सदन और देश, हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जनाब, पुलवामा क्यों? पुलवामा के बाद 18 तेज घटना, अध्यक्ष